आपकी फेवरेट ईवी कार इज अ किलिंग मशीन और ये आपको भी एक किलर बना रही है, लेकिन कैसे, आइए देखते हैं। ये है दिल्ली एनसीआर और ये है दिल्ली में रहने वाला एक आम आदमी जो एक कॉर्पोरेट एमएनसी में काम करता है और 24 घंटे एनसीआर की पॉल्यूटेड हवा में सांस लेता है, जिससे आने वाले समय में इसकी एवरेज लाइफ 25 से 30% तक कम हो जाएगी और एक दिन ये मर जाएगा। लेकिन एक मिनट के लिए सोचिए, एक दिन आपने इस आदमी को पकड़कर एक गैस चैम्बर में डाल दिया और उसमें दिल्ली का ये सारा पोल्यूशन एक साथ भर दिया, तो शायद थोड़ी देर में ही वो मर जाएगा, यानी मर्डर, राइट? लेकिन एक मिनट, ये टॉपिक ईवी कार से कैसे कनेक्टेड है? तो मेरा जवाब है बिल्कुल है। लेकिन उससे पहले हम बात करते हैं ईवी यानी कि इलेक्ट्रिक व्हीकल की। अब मुझे शायद ये बताने की जरूरत नहीं है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल कितना सस्टेनेबल है, ये कितना रिलायबल है, या इसके क्या क्या फायदे हैं। दुनिया भर की गवर्नमेंट और कार कंपनीज, इंटरनेट इन्फ्लुएंसर इस ईवी रेवोल्यूशन का जोरदार प्रमोशन कर रहे हैं। इंडिया में फेम यानी फास्टर एडोप्टेशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इलेक्ट्रिक व्हीकल के फेज 2 के तहत 10,000 करोड़ की मोटी रकम अलॉट की गई है, क्योंकि सभी चाहते हैं कि हम एक क्लीन फ्यूचर की तरफ बढ़े। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या वाकई में हम एक क्लीन फ्यूचर की तरफ बढ़ रहे हैं? क्या सच में ईवी एक सस्टेनेबल सॉल्यूशन है, या फिर ये सब एक मिथ है जो हम सब पर जबरदस्ती थोपा जा रहा है? जिस तरीके से वेल मेंटेन्ड 10 साल पुरानी फ्यूल बेस्ड कार को भी बैन कर दे रहे हैं, उससे तो यही लगता है दैट इट इज फोर्सफुली इंप्लीमेंटेड ओवर अस। गवर्नमेंट्स, न्यूज, सोशल मीडिया, हर कोई बस इस बहती गंगा में हाथ धोने की बात कर रहा है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस 200 साल पुरानी ईवी टेक्नोलॉजी को आज नई बोतल में उतारकर हर कोई आपके सामने परोसने की बात क्यों कर रहा है, और क्यों आपके इर्द गिर्द इन सब चीजों को क्रिएट किया जा रहा है? तो इस वीडियो के अंदर आज इसी मिथ को बस्ट करेंगे। लेट्स डिकोड द ट्रुथ। एक नजर में अगर मोटा मोटा हम देखें तो एक इलेक्ट्रिक व्हीकल एक फ्यूल पावर्ड व्हीकल से कम खर्चीला है। जहां एक फ्यूल बेस्ड कार को 1 किलोमीटर रन करने में 7 से 8 रुपए पर किलोमीटर की कॉस्ट आती है, वहीं ईवी को चलाने का खर्च सिर्फ 1 से 3 रुपए के बीच है। मतलब सीधे सीधे हर 10,000 किलोमीटर पे 50 से 70,000 रुपए का डिफरेंस। इसके अलावा चूंकि इसमें इंजन की जगह एक पावरफुल मोटर होती है, तो सर्विसिंग एंड मेंटेनेंस कॉस्ट भी काफी कम हो जाते हैं, और इसमें आने वाले हाई परफॉर्मेंस सॉफ्टवेयर, उनके फीचर्स भी लोगों को बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करते हैं। लेकिन पहला सवाल यह है कि सरकारें इस ईवी टेक्नोलॉजी को अब इंप्लीमेंट करने के लिए इतनी आतुर क्यों हैं, जिसे 200 साल पहले सन 1884 में दुनिया के सामने पहली इलेक्ट्रिक कार के रूप में इंट्रोड्यूस किया गया था। जी हाँ, ईवी कार्स कोई नई मॉडर्न टेक्नोलॉजी नहीं है। एक्चुअली 1660 में जब अंग्रेजी वैज्ञानिक विलियम गिलबर्ट ने पहली बार इलेक्ट्रिसिटी को खोजा, और उसके बाद 200 साल पहले सन 1884 में दुनिया की पहली इलेक्ट्रिक कार को इंट्रोड्यूस किया गया। क्या आप विश्वास करोगे, उस समय अकेले अमेरिका में ही 40% इलेक्ट्रिक कारें ऑलरेडी मौजूद थी। लेकिन फिर भी तब ना तो ईवी कार्स में कोई रेंज थी और ना ही वो सबके लिए अफोर्डेबल थी, और सबसे बड़ी बात, उस समय ईवी कार्स के लिए कोई इंफ्रास्ट्रक्चर भी अवेलेबल नहीं था। खैर, ये लास्ट वाले 2 पॉइंट तो आज भी वैलिड है। लेकिन आज हमारे पास पहले से ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी है और ईवी कार्स की रेंज भी बढ़ी है, इसलिए गवर्नमेंट चाहती है कि हम ईवी की तरफ शिफ्ट हो जाए। हालांकि ऐसा करने के पीछे गवर्नमेंट की कुछ पर्सनल रीजंस भी हैं, जैसे ग्लोबल इमेज, क्रूड ऑयल डिपेंडेंसी, एंड थर्ड, ओवरऑल ग्लोबल वार्मिंग इफेक्ट। तो पहले नंबर पर है ग्लोबल इमेज। जहां दुनिया भर की सरकारें अपने आप को सबसे सुपीरियर ताकत के रूप में दिखाना चाहती हैं, वहां उनके लिए इस दौड़ में अपने आप को साबित करने के लिए इकोनॉमी के अलावा और भी चीजों पर विचार करना जरूरी होता है, जैसे हेल्थ एंड टेक्नोलॉजी। अब सोचिए, भारत जैसा देश जिसके 21 शहर दुनिया की मोस्ट 30 पॉपुलेटेड सिटीज की लिस्ट में हो, वो किस तरह भारत की ग्लोबल इमेज की धज्जियां उड़ा रहा है। और दिवाली के समय दिल्ली के आसपास होने वाला 22% पॉल्यूशन केवल और केवल फ्यूल बेस्ड कारों की वजह से होता है। लेकिन ईवी सेक्टर यहाँ सरकारों के लिए एक लाइफ सेवर की तरह काम करता है। ये न सिर्फ सरकार की इमेज को चमका रहा है, बल्कि इन तीनों सिनारियोस को भी कवर कर रहा है। ऐसे में ईवी एडोप्टेशन सरकार के लिए एक फायदेमंद सौदा है। इसके बाद है कारण नंबर 2, क्रूड ऑयल डिपेंडेंसी, जो इसके तीसरे सिनारियो यानी कि इकोनॉमी को भी सपोर्ट करता है। सरकारें ये बात अच्छे से जानती हैं कि एक देश में अगर ईवी सेक्टर बूम हो गया तो उनकी क्रूड ऑयल पर डिपेंडेंसी कम हो जाएगी, और उससे लॉजिस्टिक्स के एक्सपेंसेस और अक्सर घटते बढ़ते प्राइसेस से देश की महंगाई पर इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। बदले में मोर स्टेबल एंड बेटर इकोनॉमी। और अंत में है पॉइंट नंबर 3, यानी कि ओवरऑल ग्लोबल वार्मिंग इफेक्ट। ये एक ऐसा विषय है जो वाकई में दुनिया को डरा रहा है। हालांकि सभी सरकारें ग्लोबल वार्मिंग के बारे में सोचें, ऐसा अब जरूरी नहीं है, क्योंकि एक 10 साल पुरानी फ्यूल बेस्ड सेडान से ज्यादा पोल्यूशन पब्लिक ट्रांसपोर्ट में चलने वाली 30 साल पुरानी सरकारी और प्राइवेट बस करती है, जो ज्यादातर आज भी डीजल पे रन होती है। और अभी तक हमारे देश में इसे धड़ल्ले से यूज किया जा रहा है। और न सिर्फ हमारा देश, बल्कि बहुत सारे ऐसे देश हैं जो अभी भी ये कर रहे हैं। एंड यू नो वेल हु ओन्स दैट। ओके, ये तो हुई सरकारों की बात, लेकिन ईवी कार्स को तो लोग भी पसंद कर रहे हैं। आज हर एक न्यू कार बायर कोई भी कार लेने से पहले ईवी के बारे में जरूर सोचता है, और अगर उसकी कैलकुलेशन एंड सर्कमस्टांसेस ठीक बैठते हैं तो वो शायद एक ईवी खरीद भी लेता है, बिकॉज उसके माइंड में ये फिट है कि ईवी सस्ता है और ये पोल्यूशन नहीं करता, इसलिए ये एनवायरनमेंट के लिए एक अच्छा विकल्प है। वेट, रियली? आर इलेक्ट्रिक कार रियली क्लीनर? हम सब जानते हैं कि ईवी कार्स लॉन्ग टर्म में फ्यूल बेस्ड कार से कम पोल्यूशन कर रही है, लेकिन ये बात हुई फाइनल प्रोडक्ट अडॉप्टेशन की, जबकि ईवी का मेन प्रॉब्लम है इसका बैक एंड प्रोडक्शन, यानी वो प्रोसेस जिससे वो बनकर तैयार होती है। और शायद इसी वजह से मैं खुद भी एक ईवी कार नहीं लूंगा। आई नो इट इज अ वेरी बिग स्टेटमेंट, बट आइए पहले समस्या को समझते हैं। दरअसल एक ईवी कार में लगने वाली बैटरी 3 मेन कंपोनेंट से मिलकर बनती है, लिथियम, कोबाल्ट और निकल। और ये तीनों अपने आप में एक रेयर मेटल है, जो चिली, कांगो, चाइना और ऑस्ट्रेलिया के अर्थ क्रस्ट से माइनिंग के जरिए बाहर आते हैं।
और इस माइनिंग से लेकर ईवी बैटरी बनाने तक की लॉजिस्टिक प्रोसेस एक्सट्रीमली पॉल्यूटेड है। अब सोचिए 1 टन लिथियम को एक्सट्रैक्ट करने में इतना कार्बन डाइऑक्साइड बनता है जितना कि लगभग 7000 किलोग्राम कोयले को बर्न करने पर होता है। और इस तरह ये अपने प्रोडक्शन स्टेट में ही एक रेगुलर कार से 60% ज्यादा CO2 प्रोड्यूस करती है। ऊपर से इसके बाद इसके लॉजिस्टिक में होने वाले पोल्यूशन को तो हम काउंट ही नहीं कर रहे हैं, क्योंकि असली दिक्कत तो इसकी 15% पर ईयर के हिसाब से बढ़ती हुई डिमांड में है। अब जितनी तेजी से ये मांग बढ़ेगी उतनी ज्यादा माइनिंग और उससे उतना ज्यादा पॉल्यूशन एंड एनवायरमेंटल डैमेज। लेकिन फिर आप कहेंगे कि एक समय आएगा जब आपकी ईवी कार एक फ्यूल बेस्ड कार से कम पॉल्यूशन करेगी। और क्या सिर्फ यही कारण है जो मुझे ईवी सेक्टर में विश्वास करने से रोक रहा है? तो मेरा जवाब है नहीं, क्योंकि ईवी का असली खेल तो अभी बाकी है। और इसमें सबसे ज्यादा अहम भूमिका निभाता है इसका एक खास नीले रंग का दिखने वाला कोबाल्ट, जिससे एक ईवी बैटरी को स्टेबिलिटी मिलती है, जिसकी वजह से वो बेहतर परफॉर्म कर पाते हैं। हालांकि इन मेटल्स का भंडार दुनिया भर के अंदर पाया जाता है, लेकिन दुनिया भर में यूज होने वाले कोबाल्ट का 70% हिस्सा आता है एक छोटी सी कंट्री कॉन्गो से, जहां आपकी ईवी बन जाती है एक ब्लड बाथ बैटरी, which causes human right violation, extreme poverty, child labor and of course deaths. कॉन्गो की 92 मिलियन पॉपुलेशन में से 2 मिलियन जनता कोबाल्ट माइनिंग पर निर्भर है और कॉन्गो की इंडस्ट्री 2 पार्ट में डिवाइडेड है। फर्स्ट इज इंडस्ट्रियल यानी कि लार्ज स्केल और सेकंड है आर्टिजनल यानी कि स्मॉल स्केल। और इसी स्मॉल आर्टिजनल माइनिंग में सबसे बड़ी समस्या है क्योंकि यहाँ कोई लेबर लॉ या सेफ्टी प्रोटोकॉल फॉलो नहीं होता। कॉन्गो की इस 20 से 30% कोबाल्ट प्रोड्यूस करने वाली अनरेगुलेटेड माइनिंग में 2 लाख से ज्यादा लोग काम करते हैं, जिनमें लगभग 40,000 तो सिर्फ छोटे बच्चे हैं। बल्कि अगर मैं ये कहूं कि कुछ तो सिर्फ 6 साल के हैं, तो आपको हैरानी नहीं होनी चाहिए। वहां का माफिया इन बच्चों को माइनिंग करने के लिए बहुत ही नैरो टनल्स में उतारता है, जहां उनके पास 20 मिनट से भी कम ऑक्सीजन मुहैया होती है, जिससे न सिर्फ उनकी सेहत बल्कि उनका भविष्य भी खतरे में है। माइनिंग के बाद ये बच्चे रॉक्स को अपने नंगे हाथों से तोड़ते हैं, उन्हें साफ करते हैं, उन्हें बोरों में भरते हैं और उसके बाद ले जाकर उन्हें बाजार में बेचते हैं, जहां पूरे दिन अपनी जिंदगी दांव पे लगाने के बाद भी वो पूरे दिन में $1 से भी कम बना पाते हैं। और चलिए पैसा बनाने तक तो ठीक है, लेकिन देयर आर मेनी इंसिडेंट जहां लोग और बच्चे माइनिंग करते वक्त अपनी जान गंवा चुके हैं। 2000 से ज्यादा आर्टिजनल माइनर्स हर साल इसी तरह माइनिंग की वजह से मारे जाते हैं और बाकी बचे लंग्स डैमेज या फिर स्किन डिसीज जैसी बीमारियों के शिकार हो जाते हैं। और इन्हें ओन करने वाली इनकी लोकल और इंटरनेशनल माफिया कभी उनके घर वालों को मारपीट कर तो कभी धमका कर उन्हें मेन स्ट्रीम में आने ही नहीं देती। अब आप सोच रहे होंगे कि कोई आखिर बच्चों से कोबाल्ट खरीदता ही क्यों है? तो आपको बता दूं कि इस $multi इंडस्ट्री में बैठे बड़े बड़े लोग इतने संवेदनहीन हैं कि उन्हें फर्क ही नहीं पड़ता कि उनका फायदा क्यों और कैसे हो रहा है और कौन उनके इस लालच की भेंट चढ़ रहा है। उन्हें जहां से भी जैसे भी सस्ता या कच्चा माल मिलता है वो इसे खरीदते हैं और बाजार में आपको और हमें एक बेहतरीन, क्लीन एंड नो हार्म सस्टेनेबल प्रोडक्ट के तौर पर बेचते भी हैं। हालांकि आपको मैं ये बता दूं कि लार्ज नंबर स्केल ऑफ माइनिंग चाइना ओन करता है, जिसने कभी प्रपोज किया था कि वो उस माइनिंग के बदले कॉन्गो को बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर और पब्लिक सर्विसेज देगा। मगर हु अंडरस्टैंड बिजनेस बेटर देन चाइना? आज वहां के क्या हालात हैं ये तो आप खुद देख ही रहे हैं। आपको याद है इस वीडियो के स्टार्ट में मैंने आपको एक शख्स के बारे में कहा था जो कहानी में एक गैस चैम्बर में बंद है। सोचिए कॉन्गो में काम करने वाले इन छोटे छोटे मासूम बच्चों के बारे में, जिन्हें बचपन, खेल, स्कूल या अपने हेल्थ के बारे में कुछ नहीं पता, जो बस चंद पैसों के लिए इन लोकल माफियाज की गुलामी कर रहे हैं, वो भी सिर्फ इतने पैसे में जो अगर हमारी जेब से इधर उधर गिर भी जाए तो हमें कभी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये सभी बच्चे और लोग उस गैस चैम्बर में बंद आदमी की तरह हैं, जिसे हमने सिर्फ अपने ईवी कार लेने की चॉइसेस की वजह से जबरदस्ती मरने के लिए मजबूर कर दिया है। क्या ये मर्डर नहीं है? लेकिन अब आप ये तय करिए कि आप या मैं इस कीमत पर ईवी पर मूव करना चाहेंगे। फिर भी अगर आपको लगता है कि ये कोई बड़ा रीजन नहीं है या जो मैं बोल रहा हूँ वो झूठ है, तो मैं डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे रहा हूँ, प्लीज उस पर जाकर जरूर चेक करिए। अब आपका यहाँ एक सवाल होगा कि सारी बातें अपनी जगह सही हैं, लेकिन इसमें हम कर ही क्या सकते हैं और क्या हमारे करने से कुछ होगा भी, कोई फर्क पड़ेगा? तो सच बोलूं तो इसके जवाब में हमारे पास कुछ ही विकल्प है। जैसे अभी के लिए ईवी को ना कहें। हालांकि ये एक बहुत छोटा और इंडिविजुअल डिसीजन है और मैं आपको फोर्स भी नहीं कर सकता, बिकॉज इट्स ऑल योर चॉइस। बट द गुड थिंग इज कि सस्टेनेबल कार्स के सेक्टर में अभी बहुत तेजी से काम हो रहा है और क्योंकि हमारे पास सिर्फ सन 2050 तक के ही कोबाल्ट रिजर्व हैं, तो दुनिया को किसी ना किसी विकल्प के बारे में तो सोचना ही पड़ेगा। और ऐसे में हाइब्रिड या हाइड्रोजन बेस्ड कार्स बहुत बेहतर नजर आ रहे हैं। तो अगर जरूरी ना हो तो आप एक इलेक्ट्रिक व्हीकल की जगह इन विकल्पों के लिए अगर थोड़ा इंतजार कर सकते हैं तो प्लीज कीजिए। दूसरा विकल्प है ज्यादा से ज्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल। हालांकि ये भी शायद सबके लिए बहुत मुश्किल है और हर कोई जो एक कार अफोर्ड कर सकता है वो इसे अडॉप्ट नहीं कर पाएगा। तो मेरा सजेशन उनके लिए सिर्फ ये है कि वो ऑफिस या अपने आसपास कम्यूट करने के लिए एक छोटी या बेहतर माइलेज वाली कार को अडॉप्ट कर सकते हैं, जो कि आजकल के दौर में मेट्रो सिटीज में बहुत सारे समझदार लोग कर भी रहे। वो पैसा होने के बावजूद भी एक सस्टेनेबल कार लेने की कोशिश करते हैं जो उन्हें एक बेहतर माइलेज देती है और ट्रैफिक में भी आसानी से मूव कर जाती है। और अंत में इसके अलावा एक और चीज है जो कि हम कर सकते हैं और वो है बीइंग वोकल। देखो यार, आप लोग आज की जनरेशन हो, आज के बच्चे हो, एक ऐसी जनरेशन जो कोई बुलशिट एक्सेप्ट नहीं करती और हमेशा बदलाव में विश्वास करती है। हम सोशल मीडिया की ताकत को समझते हैं और हम उसे अपनी आवाज बना सकते हैं और इसके जरिए लोगों के कानों में नॉइज भी क्रिएट कर सकते हैं। और अगर एक बार यूथ ने इसे मुद्दा बना लिया तो फिर चेंज होना तय है। लेकिन सच ये है कि ये चेंज सबसे पहले आप में या मुझ में आना चाहिए।
एंड बिलीव मी, हमारे छोटे छोटे स्टेप्स एक बड़े बटरफ्लाई इफेक्ट को जनरेट कर सकते हैं. सो शेयर दिस वीडियो एंड रेज योर सपोर्ट फॉर द सस्टेनेबल फ्यूचर एंड द बेटर सोसाइटी.